बेसिकली मैंने थोड़े से नोट्स तो प्रिपेयर किए हैं, लेकिन मोर और लेस ये एक्सटेम्पोर जो मेरे ख्यालात आते रहेंगे माइंड में, वो मैं शेयर करता रहूंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसका जो पर्पस मुझे बताया गया है वो 1947 की जो म्यूजिशियंस हैं, या एक माहौल म्यूजिक का उस दौर में क्या था, और वो उसकी जो है प्रोग्रेशन या रिग्रेशन, वो पाकिस्तान के एतबार से वो क्या हुई, कि वो क्या प्लस पॉइंट्स क्या थे, वो फॉल बैक्स क्या थे। तो वो मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा। तो लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इन कि 1947 में जो पार्टीशन का एक एक हुआ एपिसोड, उसमें बड़ा एक एक फ्रॉम अ म्यूजिशियन पर्सपेक्टिव एक बड़ा एक टर्मोइल था, क्योंकि म्यूजिशियंस जो स्पेसिफिकली पंजाब में बेस्ड थे, या यूनाइटेड प्रोविंसेस में बेस्ड थे, या बंगाल में बेस्ड थे, उनके पास एक बड़ी एक डिसीजन थी, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन थी, वेदर दे नीड दे लाइक टू रिमेन in India, or whether they wanted to migrate to Pakistan. तो काफी बेशतर जो म्यूजिशियंस थे स्पेसिफिकली पंजाब में और बंगाल में, और कुछ यूनाइटेड प्रोविंसेस में, उन्होंने डिसीजन में की कि हम पाकिस्तान को चुनते हैं और पाकिस्तान में हम माइग्रेट करेंगे। उसमें बड़े हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस भी थे, बोथ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वोकलिस्ट, उसमें लाइट म्यूजिशियंस भी थे जिसे हम गजल गायक कहते हैं, और उसमें स्पेसिफिकली फिल्म इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियंस थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, प्लेबैक सिंगर्स, तो उन्होंने भी डिसीजन में की कि हम पाकिस्तान माइग्रेट करते हैं। उसमें हमारे और भी ट्रेडिशंस मैं थोड़ा सा टच अपॉन करूंगा। कवाल बहुत सारे थे पंजाब के स्पेशली, और दिल्ली के कवाल, और हैदराबाद दक्कन में जो कवाल हजरात थे, उन्होंने भी डिसीजन में किया कि हम माइग्रेट करेंगे पाकिस्तान के लिए। एक और स्पेसिफिक ग्रुप है म्यूजिशियन, एक कम्युनिटी है, काफी म्यूजिशियंस में अगर हम वो देखें, म्यूजिशियंस में बड़ी कम्युनिटीज होती हैं उनके अंदर, मतलब कास्ट सिस्टम तो नहीं, मैं कहूँ कास्ट सिस्टम ही कह सकते हैं। उसमें एक 3-4 स्पेसिफिक कास्ट हैं या ग्रुप्स हैं म्यूजिशियंस के, कि उनके पास एक ड्यूटी होती थी टू परफॉर्म। वो माइग्रेट करके स्पेसिफिकली, जैसे रबाबी लोग हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो गुरुद्वारों में कीर्तन करते हैं। तो वो कहते हैं, वो जो गुरु नानक जी के जो जो फाउंडर हैं, जो सिखिज्म के फाउंडर हैं, उनके एक साथी होते थे भाई मर्दाना, उनकी एक लिनेज, उनका एक सिलसिला दिल पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, वो माइग्रेट हो गए पाकिस्तान। तो उनके साथ बड़ा जो जो कॉन्सिक्वेंसेस उनके साथ हुए फ्यूचर में, मतलब उनको उनको तो बस कीर्तन करने का एक काम आता था। तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे उन्होंने डाइवर्ज किया अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एनीवे 1947 में म्यूजिक का माहौल क्या था, मेरे मेरे ख्याल के मुताबिक 1947 या 40s में कोर्ट्स होते थे, तो काफी म्यूजिशियंस वर एसोसिएटेड विद दीज कोर्ट्स। बैठकें होती थी, जो कोर्ट्स होते थे वो पेट्रनाइज करते थे म्यूजिशियंस को। और ये जो कोर्ट्स के साथ ही जो हम सुनते हैं रेगुलरली, घराने घराने जो थे वो नर्सरीज होती थी म्यूजिशियनशिप की, जहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक जो स्पेसिफिकली उसका एक स्टाइल, उसका एक रेpertoire, उसकी तरवीज होती थी। और यूजुअली यही होता था कि फैमिली के अंदर ही ये होता था कंस्ट्रेंट जो म्यूजिकल स्टाइल या रेpertoire, और खास खास कुछ शागिर्दों को वो मिलता था।
ताकि वो जो एक स्पेशलिटी है, वो जो एक म्यूजिकल एक्सीलेंस है, वो एक फैमिली में ही रहे, और उसकी हम विद इन द कोर्ट्स जो पेटर्नेज होती है उसके उसी दायरे के अंदर, मतलब नवाब या महाराजे जो होते थे वो ये कहते थे चले आप उस्ताद साहब दूसरी स्टेट में आप परफॉर्म करेंगे दूसरे महाराजा या नवाब के सामने, ताकि एक उसमें एक एक नवाब की भी एक हुआ होती थी कि ये देखें कितना अजीम फनकार म्यूजिशियन जो है ये इनके कोर्ट के अंदर सर्व कर रहा है। तो वो था एक कोर्ट का निजाम। बैठकें होती थी, बैठकें मतलब कि आप कह सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने कैस बैठक का क्या हम कहेंगे, बैठक बैठक ही होती है, एक सोशल क्लब की तरह, मतलब एक 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 मोरलेस एक कमरा, एक बड़ा कमरा जहां म्यूजिशियंस और कॉन्सर्ट्स गेट टुगेदर करें, उधर म्यूजिक परफॉर्म किया जाए और लोगों की जो है एक डिस्कशन हो सके, एक बड़ी एक हेल्थी एक एक कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट में। तो वो बैठकें होती थी। उसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो का भी एक किरदार है, वो बड़ी बुकिंग्स दिया करते थे म्यूजिशियंस को, उसमें कवाल हजरात, क्लासिकल लोग और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी। तो ये एक माहौल था एक 1940s में, जो कि एक बड़ा एक हेल्थी इन्वायरमेंट था। और अगर हम पाकिस्तान के एतबार से देखें, सेंटर्स होते थे म्यूजिक के ये 30s और 40s में प्रायर टू पार्टीशन, उसमें हम स्पेसिफिकली कहेंगे लाहौर का एक बड़ा अहम किरदार था। वो एक सेंटर गिना जाता था म्यूजिक का। उसमें ऑल इंडिया रेडियो का जो लाहौर रेडियो था 40s में, उसमें आप शायद यकीन करें या ना यकीन करें, उसमें पंडित राम नारायण एक बड़े मशहूर सारंगी नवाज हैं, वो एम्प्लॉयड थे 40s में। वो 48 में माइग्रेट करके गए पाकिस्तान में। जब दंगा फसाद हुआ तो वो चाह तो रहे थे कि मैं लाहौर में ही ठहरूं, लेकिन उनको इतने हालात खराब थे कि उनको माइग्रेट करना पड़ा। उधर एक उस्ताद बहादुर सिंह होते थे तबला नवाज, बहुत फेमस इंडिया के, वो लाहौर में सर्व करते थे। तो लाहौर का माहौल उस जमाने में बड़ा एक अच्छा होता था। इंडिया से यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग आते थे, अमीर खान साहब हो गए, फयाज खान साहब हो गए, बड़े गुलाम अली खान साहब तो थे ही लाहौर के। तो उसमें एक बड़ा एक सेंटर गिना जाता था लाहौर का, बैठकें भी थी जो सर्व कर रही थी, और वो एक ना एक एक म्यूजिकल प्रोडक्टिविटी को। तो जब पार्टीशन हुई तो काफी म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस इनहेरिट किए पाकिस्तान में, और बड़े डिफरेंट स्टाइल्स उसमें, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, वोकलिस्ट भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी थे। मैं फिल्म म्यूजिक पर पहले टच कर लेता हूँ। फिरोज निजामी साहब थे, वो माइग्रेट कर गए। मैडम नूर जहां थी, वो तो थी ओरिजिनली कसूर की, लेकिन एट दैट टाइम उनका बेस जो था मुंबई में था, वो माइग्रेट कर गई अपने शौहर के साथ। और काफी अच्छे अच्छे म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उस्ताद शरीफ खान साहब सितार नवाज, वो माइग्रेट कर गए। वो पुंछ स्टेट में होते थे, उन्होंने माइग्रेट कर लिया। हबीब अली खान साहब, एक विचित्र बीन एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत रेयर, जो कि बड़ा एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो माइग्रेट कर गए पटियाला से। तो उसके साथ साथ कवाल हजरात हमारे जो पंजाब के थे, वो फतेह अली मुबारक अली, जो कि बड़े मशहूर, उनका मशहूरी यही है कि नुसरत फतेह अली खान साहब के वालिद थे, वो माइग्रेट कर गए। तो ये जो और एक और स्टाइल है दुरपद का। दुरपद बड़ा एक एंशियंट स्टाइल है, जो कि हम कह सकते हैं एक प्रीपोनेंट स्टाइल है ख्याल गायकी के। उनके जो मेजर मेजर लोग थे, मेजर एक्सपोनेंट्स, वो माइग्रेट कर गए। तो खसूसी तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इनहेरिटेड म्यूजिशियंस जो कि सरबराह थे अपने म्यूजिकल स्टाइल्स के, जिसमें जो घरानों के जो हेड्स थे, जिसे हम कह मिसाल के तौर पर पटियाला, शाम चौरासी, तलवंडी, इवन दो ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो स्टाइल्स थे, जैसे दिल्ली घराना के लोग आए पाकिस्तान में, आगरा घराना के लोग आए, वो सेटल हो गए, किराना घराने की वो रोशन आरा बेगम जी आई, वो सेटल हो गए पाकिस्तान में। तो एक पाकिस्तान का उस दौर में हम कह सकते हैं कि वी इनहेरिटेड द क्रीम ऑफ द क्रीम। और मतलब वो ऐसी क्रीम थी कि मतलब अब इंडिया में भी अगर हम कंपेयर करें, मतलब पटियाला घराना, उधर एक दो ही लोग हैं जो एक्सपोनेंट्स होंगे उधर के, लेकिन जो सारा बेस था पटियाले घराने का, वो हमने इनहेरिट किया। शाम चौरासी घराने का जो एक मेजर दुरपद और ख्याल गायकी का वो एक घराना है, वो हमने इनहेरिट किया।
एक पंजाब तबले के हवाले से हम बात करेंगे, पूरा पंजाब घराना तबले का, मतलब विच कॉन्स्टिट्यूट्स 100 या 200 तबला प्लेयर्स, जो मेन तबला प्लेयर्स थे म्यूजिकल स्टाइल के, वो पाकिस्तान ने इनहेरिट किए। तो इतना वो एक हेल्थी इन्वायरमेंट था कि अगर इंसान रिसर्च करना चाहे अभी भी, वो उनके पास एक वेल्थ थी इंफॉर्मेशन की, एक गोल्ड माइन था, एक ट्रेजर ट्रोव था, जो कि इंसान सीख भी सकता म्यूजिक, और अगर आपने रिसर्च का आपको शौक है उस पर आप रिसर्च भी कर सकते थे। तो ये हुआ। तो 47 के बाद जब पार्टीशन हुई तो क्या हुआ, पार्टीशन हुई तो मेन दो लाइंस थी म्यूजिशियंस की, तीन लाइंस थी, मैं कवाल हजरात को भी मैं शामिल करूंगा। तीन लाइंस थी पेटनेज की। पहले तो पाकिस्तान रेडियो शुरू हुआ, उन्होंने पेटनेज देना शुरू कर दी म्यूजिशियंस को। वो बड़ा बड़ा एक हेल्थी एक चीज हुई थी क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए भी, स्पेसिफिकली कवाल हजरात के लिए भी, लाइट म्यूजिशियंस के लिए भी, कि रेगुलर बुकिंग्स मिलने लगी। म्यूजिक बड़ा रेगुलरली पाकिस्तान रेडियो जो है वो पेट्रनाइज करता था, क्योंकि उनके जो थे सरबरा डायरेक्टर जनरल जो थे रेडियो पाकिस्तान के उस जमाने में, वो ज़ैड बुखारी साहब थे, और वो बड़ा एक वो बड़ी क्लोज निगाह वो देखते थे म्यूजिक पर। और उन्होंने इंडिया में भी जो बड़े मशहूर मशहूर म्यूजिशियंस हैं, मिसाल के तौर पर विलायत खान साहब हैं, सितार नवाज, रविशंकर जी हैं, अली अकबर खान साहब हैं, उनको बड़ा पेट्रनाइज और सपोर्ट किया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने अपने अर्ली दौर में। तो रेडियो पाकिस्तान था उस दौर में, 40s में। उसमें बैठकें होती थी, तो बैठकों में भी म्यूजिशियन जाया करते थे और वो परफॉर्मेंसेस किया करते थे, और वो बड़ा एक माहौल बनता था, मतलब म्यूजिशियंस इकट्ठे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। उसके अलावा दरगाहों पर बड़ा म्यूजिक होता था, मेले लगते थे, उस पर भी बड़े पेटर्नेज होते थे, म्यूजिशियंस इकट्ठे होते थे। तो बड़ा एक एक्साइटिंग माहौल था, एक नया मुल्क, यंग म्यूजिशियंस भी उसमें, सीनियर म्यूजिशियंस भी, यू हैड द लाइक्स ऑफ सलामत अली खान साहब, नजाकत अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, ये फतेह अली, मुबारक अली कवाल जो थे। उसमें बड़े एक तगो दो थी टू एक्सेल, कि हम, हमारा एक मुल्क है, नए मुल्क में हम आए हैं, तो हमने इसको सर्व करनी है, और हमने बेहतरी से बेहतर एक माहौल, एक वो देना है। तो उसमें रेडियो पाकिस्तान का बड़ा अहम है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें ना, प्राइवेट पेट्रनेज पाकिस्तान में वो बड़ी कम हुई है उस दौर में। इंडिया के वाइस वर्सा अगर हम देखेंगे, एक और एक सीन था उधर, उन्होंने वो जो कल्चरल जो थे, ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो कल्चरल जो गवर्नेंस थी इंडिया में, उन्होंने यही प्रचार किया कि म्यूजिक जो है ना हमारे कल्चर का एक बड़ा एक अहम एक पार्ट है, उसको हमने फरोग देनी है, उसको हमने पेटर्नेज देनी है, उसको हमने वाइडर ऑडियंस में दुनिया में फैलाना, कि इंडियन कल्चर जो है वो म्यूजिक जो है बड़ा एक मेन उसका एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट पेटर्नेज बड़ी कम रही, और मिडिल क्लासेस जो थे वो अपने ही स्ट्रगल में रहे, वेयर एज इंडिया में जो मिडिल क्लासेस थे उन्होंने टेक अप किया म्यूजिक को, और वो घरों घरों में मतलब म्यूजिक म्यूजिक होता रहा। और अगर आज हम देखें इंडिया में, जो कि म्यूजिशियन फैमिलीज या घरानेदार लोग कम हैं परफॉर्मर्स, और जो कि मिडिल क्लास लोगों में से, मतलब द लाइक्स ऑफ यू एंड आई, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, और वो अब फ्लैग बेरर्स हैं, जो घराने जो स्टाइल्स हैं, वो फ्लैग बेरर्स हैं उसके। तो ये हुई बात। तो 40s में एक एक्साइटिंग टाइम था, फिर 50s में आके थोड़ा सा ये एक डाउन टर्न लिया। 50s में भी माहौल ठीक था, लेकिन वो म्यूजिशियन थोड़े से वेरी हो गए थे कि अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम मिल रही हैं हमें टू परफॉर्म, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान है, कोई और पेटर्नेज नहीं है। उसमें एक बड़ा एक नाम मैं लूंगा, एक बड़े मशहूर गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, जो कि एक बड़ी पाकिस्तान के इतबार से एक बड़ी ट्रेजिडी हुई। मतलब बड़े गुलाम अली खान साहब वाज फ्रॉम कसूर, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ वो लाहौर में रहे, और
50s में उन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में छोड़ दूंगा क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटीज कम है और इधर जो म्यूजिशियंस को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी उन पर प्रेशर डाला कि खान साहब अगर आप इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं तो हम आपको जो सारी आसाइशें हैं, जो सारे पर्क्स हैं, वो सारे आपको वो आपको उसकी जो सहूलत देंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब डिसाइडेड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान विद हिज फैमिली। तो वो बड़ा एक लॉस हुआ पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा एक धचका था पाकिस्तान को वो मिला। और उसमें एक एक रियलिटी कुछ म्यूजिशियंस पर डॉन अपॉन हुई कि जो हम होप कर रहे थे कि एक बड़ा एक एक्साइटिंग दौर होगा, एक बड़ी पेटर्नेज मिलेगी, एक हमारा एक अपना मुल्क होगा जब हम वे फ्री टू प्रैक्टिस आवर म्यूजिक परफॉर्म, और हमें जो पजीराई मिलेगी वो नहीं मिली। तो वो बड़ा एक एक नाजुक दौर था। साथ साथ में 50s में रोशन आरा बेगम जी, जो कि उस दौर में साउथ एशिया की सबसे बेहतरीन वोकलिस्ट थी, उन्होंने ये अनाउंस किया पब्लिकली कि मैं रियाज छोड़ दूंगी, छोड़ रही हूँ। तो वो एक बड़ा एक एक और वो पार्टीशन के बाद एक और उनके साथ ट्रेजेडी हुई। मतलब रादर देन सेटलिंग इन लाहौर या कराची, चले मुल्तान भी ले लें या रावलपिंडी, उन्होंने अपने शौहर के साथ वो जिंदगी वो डिसीजन लिया कि मैं लाला मूसा एक शहर है, एक टाउन है, मेरे ख्याल सियालकोट के नजदीक या गुजरात के नजदीक, उधर उधर वो उन्होंने डिसाइड कर दिया, सेटल हो गई। तो वो भी बिल्कुल ही अपार्ट फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस, बिल्कुल उनका भी पता नहीं चला, मतलब वो कहाँ किधर रहनी है क्या किधर गई। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं रियाज छोड़ दूं। तो ये बड़े धचके लगे पाकिस्तान म्यूजिक सीन को ना उस दौर में कि ये क्या होगा, ये मुस्तकबिल कहाँ कहाँ जा रहा है, बड़ा तारीख हो। तो उस दौर में 50s में, लेट 50s में कुछ लाहौर के कॉर्नर्स थे जिसमें हयात अहमद खान साहब का बड़ा एक नाम एक जिक्र करना पड़ेगा हमें, और रऊफ अंसारी साहब और कुछ 5-6 और लोग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं स्पेसिफिकली फॉर क्लासिकल म्यूजिक, और वो पेट्रनाइज करेगी म्यूजिशियंस को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस रखा गया, जो कि आज भी माशाल्लाह सक्सेसफुल है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव 50s में ये बात हुई कि ये ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, और म्यूजिशियंस को, क्लासिकल म्यूजिशियंस को बड़ा एक कॉन्फिडेंस एक एक हुआ कि अब कि ऑल इज नॉट नॉट लॉस्ट, होप है। तो उन्होंने फिर इसको हिस्सा लेना शुरू कर दिया ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम्स। साथ साथ मैं ये कहूंगा कि उसमें एक ट्रेडिशन जो है, लोग जो थे रबाबी लोग, जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, वो अब सिखों के लिए कीर्तन किया करते थे। अब उनका जो है मुस्तकबिल बिल्कुल ब्लीक 40s में, वो क्या करें। तो उन्होंने ये डिसाइड किया अ लॉट ऑफ देम कि हम फिल्म लाइन के अंदर हम हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने काफी रबाबियों में मतलब सितार भी बहुत अच्छी बजाते थे, वायलिन भी बहुत अच्छी बजाते थे, कॉम्पोजिशन का करने का जो एक वो था, एक एक तरीका उनको आता था। तो उन्होंने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली। उसमें अगेन गुलाम हैदर साहब, वो तो थे ही बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम, हु डिसाइडेड टू माइग्रेट टू टू लाहौर। उन्होंने लता जी को ब्रेक दिया, उन्होंने नूरजहां जी को ब्रेक दिया। तो वो फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने ज्वाइन कर ली, ज्वाइन मतलब कंटिन्यू किया। उसमें रशीद अतरे साहब थे, बड़े लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर पाकिस्तान के, वो इसमें हो गए। फतेह अली खान साहब सितार नवाजिक थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। तो इतना एक माहौल था ना फिल्म इंडस्ट्री का, उन्होंने भी बड़ा म्यूजिशियंस को पेट्रनाइज किया, क्लासिकल म्यूजिशियंस ने भी उनको ज्वाइन किया। शरीफ खान साहब ने फिल्म लाइन ज्वाइन की, बड़े फेमस तबला प्लेयर्स थे जिन्होंने फिल्म लाइन वो ज्वाइन कर ली। वायलिनिस्ट बड़े थे, इतने वायलिनिस्ट थे फिल्म इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द 50s और 60s के, उनके बैचेस थे, मतलब ए बैच, बी बैच, सी बैच। जो ए बैच था नेचुरली वो बेस्ट था, बी और सी जो बैचेस थे वो थोड़े, वो भी अच्छे ही थे लेकिन वो बड़े थोड़े कमजोर थे। तो अब तो ऐसा माहौल है कि वायलिन प्लेयर्स भी बड़े ढूंढने से ढूंढ मतलब मिल नहीं रहे, वो तो ए बी सी का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो वो एक एक पेट्रनेज था फिल्म इंडस्ट्री का 50s और 60s में। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो है
उसका बड़ा एक किरदार था रेडियो पाकिस्तान के साथ इसको पजीराई देने में। साथ साथ एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैं एक चीज कहूंगा जो कि पाकिस्तान का ही एक ट्रेडिशन है कि पाकिस्तान की जो कल्चरल जो जो एक पॉलिसी बनी है गजल गायकी, हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के बनने की वजह से जो गजल गायकी का जो उरूज दुनिया में हुआ या हमने देखा, जिसके अंदर बरकत अली खान साहब मेजर एक 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 फिगर थे। उसके बाद मेहदी साहब आए, इकबाल बानो जी आई, फरीदा फरीदा खानम जी आई, गुलाम अली साहब आए। वो बड़ा एक रेडियो पाकिस्तान के जरिए गजल गायकी को बड़ी बड़ी तरवीज दी गई, उर्दू शायरी को, उर्दू पोइट्री को उस नजरिए से देखें तो पाकिस्तान का, अगर हम बैड पॉइंट्स भी देखते हैं तो पॉजिटिव जो है, जो गजल गायकी है, वो हम प्राउडली हम अपना हाथ उठा सकते हैं और कह सकते हैं जहां भी गजल गायकी आज दुनिया में गाई बजाई जा रही है, वो पाकिस्तान की देन है। उसके अंदर जो सारी एम्बेलिशमेंट्स, उसमें जो शायरों ने बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया, फैज साहब ने, कासमी साहब ने, शहजाद अहमद शहजाद साहब ने, जो भी, मैं सॉरी मेरी शायरी का बिल्कुल टॉपिक नहीं है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो बड़ा एक पाकिस्तान का एक यूनिक एस्पेक्ट है। साथ साथ में कवाली का जो एक रूज हम देख रहे हैं दुनिया में, बोथ फ्रॉम अ पंजाब साइड, फ्रॉम अ दिल्ली अतरौली एंगल, जो कि कराची में जो कवाल हैं वो फरीद अयाज साहब आजकल परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े बड़ी ही मकबूल हैं इंटरनेशनली। वो भी पाकिस्तान का एक अपना ही एक देन है टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जो आज हम गा बजा रहे हैं, गाना बजाना सुन रहे हैं कवाली के एतबार से। नुसरत फतेह अली खान साहब का एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। उससे पहले साबरी ब्रदर्स थे, वो दुनिया में गाए बजाए, तो वो बड़ा एक एक पजीराई एक मिली। साथ साथ में ये एक सपोर्ट सिस्टम जो था ना पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को, वो एक और भी हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, जो कि बॉर्डर्स खुले हुए थे 50s और 60s में। अंटिल 1965 की जंग से पहले बड़ी एक फ्री मूवमेंट थी पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के लिए टू ट्रैवल टू इंडिया, या इंडियन म्यूजिशियंस टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। तो हम देख, अगर हम फिल्म लाइन में देखें तो हमें वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं तलत महमूद साहब के। वो 50s में आए, उन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड करवाए पाकिस्तानी फिल्मों के लिए। रफी साहब ने भी महल एक दो वो गाने रिकॉर्ड करवाए, शमशाद बेगम ने भी करवाए। तो बड़ी एक फ्री फ्लोइंग एक वो होती थी, एक डायलॉग होता था दोनों मुल्कों के दरमियान में। इस पीरियड में खास तौर पर अमानत अली फतेह अली साहब जो क्लासिकल गवैये थे, नजाकत सलामत अली साहब जो थे, ये बड़े, इन्होंने बड़ा इसका एक भरपूर, इंडियन ऑडियंसेस ने भी इनको बड़ा सुना और इन्होंने भी बड़ी अपने आर्ट को मनवाया ये 60s में कि इंडियन 50s और 60s में कि ये बड़े जो मेजर फेस्टिवल्स थे उसमें ये गाना बजाना करते थे। तो 65 के बाद ना ये बड़ी एक 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 ब्लीक, अगर हम देखें ना, वो बड़ा एक ब्लीक एक मुस्तकबिल एक शुरू हो गया। वो जंग के बाद बॉर्डर सील्ड हो गए और जो म्यूजिशियंस थे वो बड़े कंसाइंड हो गए टू विद इन पाकिस्तान इटसेल्फ। मतलब ओवरसीज जाने के इतने मौके नहीं मिलते थे। तो ये बड़ी एक स्ट्रगलिंग पीरियड था 1965 टू 1971 के पीरियड में। इस दौर में म्यूजिशियंस ने ये देखा कि यार इसमें, इस मुल्क में इतनी पजीराई नहीं हो रही है, इतना पेट्रनेज नहीं हो रहा है, तो हमें मतलब क्या करें। तो ये किया काफी म्यूजिशियंस ने कि लाइटर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक शुरू कर दिए क्लासिकल म्यूजिशियंस ने। मतलब अमानत अली खान साहब, उम्मीद अली खान साहब जैसे गायकों ने, उन्होंने चले सोचा कि चले हम गजल गायकी में वेंचर करते हैं क्योंकि उसकी पजीराई ज्यादा है। तो उधर बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के एतबार से वो लोगों ने थोड़ा बहुत बंद कर दिया अपने बच्चों को सिखाना। मतलब कुछ तो घराने ऐसे थे कि उन बिल्कुल नापायद, बिल्कुल बिल्कुल खत्म ही हो गए, जिनके सरबराह जो थे वो इंडिया से पाकिस्तान शुरू हो गए। स्पेसिफिकली जो उर्दू स्पीकिंग वो थे, जिसमें दिल्ली घराना हो गया, आगरा हो गया, किराना हो गया, वो जो मेंबर्स थे बड़े डिसहार्टेंड हो गए। उधर उन्होंने फील किया यार ये जो हम
हमारा जो जो हमारी जो सिटीज हैं वो हम छोड़ के आए, वर्थ नहीं है, और वो स्लोली स्लोली जो है वो जो ट्रेडिशंस थे वो डाई आउट होने लग गए। तो 70s के दौरान, अब मैं मूव फॉरवर्ड ये करूंगा कि एक चीज अच्छी हुई कि ओवरसीज ट्रैवल, जो डायस्पोरा था, पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो यूरोप चला गया, अमेरिका चला गया, तो बड़े मौके मिलने लगे आर्टिस्टों को, गजल गायकों को, क्लासिकल म्यूजिशियंस को टू परफॉर्म ओवरसीज। तो वो फिर एक एक मतलब एक सपोर्ट सिस्टम मिला। पाकिस्तान में तो जो रेडियो पाकिस्तान की भी जो पॉलिसीज थी 70s में, स्पेसिफिकली आफ्टर 71, वो बड़ी नेगेटिव हो गई टुवर्ड्स टुवर्ड्स म्यूजिक। स्पेशली ज्यादा फोकस था फोक म्यूजिक पर, भुट्टो साहब की रिजीम के दौरान, के हम फोक म्यूजिक को तरवीज देंगे, तो प्रोग्राम्स काफी शुरू हुए टीवी में भी, लोक तमाशा के नाम से, जो बड़ी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और उन्होंने बड़ी एक पेटर्नेज दी फोक म्यूजिशियंस को, लेकिन क्लासिकल म्यूजिशियंस और दूसरे जो वो थे जॉनर्स, उन्होंने सफर किया, लेकिन गजल भी फिर भी 70s में तो बिल्कुल ही अच्छा अच्छा वो एक 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 था, एक मयार गजल गायकी का 70s में आके। तो मैं थोड़ा मूव फॉरवर्ड करूंगा 77 में, जब मार्शल लॉ लगा, तो उसमें एक धचका ये पहुंचा कि जो फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी पाकिस्तान की, वो बड़ी शट डाउन हो गई। उसमें जो स्टूडियोज थे वो, और जो नंबर ऑफ फिल्म जो प्रोड्यूस की जा रही थी, सेंसरशिप की वजह से बड़ी हैवी सेंसरशिप हो रही थी उस दौरान में, वो स्टूडियोज बंद होने लग गए, वो फिल्में उतनी नहीं बनने लगी। तो ये जो म्यूजिशियंस थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, ये बड़ा डिसहार्ट होके काफी लोगों ने म्यूजिक छोड़ के काफी अदर प्रोफेशंस वो अडेप्ट कर लिए, और ज्यादा इस फिल्म लाइन का, जो फिल्म म्यूजिक हम 50s और 60s में देख रहे हैं, जो जो लेवल था, वो फिर 70s और 80s में तो आके बिल्कुल ही वो खत्म हो गया। और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, 60s और 70s में एक और चीज पॉजिटिव थी पाकिस्तान में, आर्ट्स काउंसिल्स वो फॉर्म हुए। आर्ट्स काउंसिल्स कराची में, वो लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, वो एक बड़ा खुशैन एक था कदम। और 60s में एक लोक विरसे का एक इंसेप्शन जो था, वो बड़ा एक अच्छा था। फोक हेरिटेज को बड़ा प्रिजर्व किया गया, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की गई लोक विरसा में, फोक हेरिटेज टुवर्ड्स में, मतलब उसमें एथनोग्राफी बड़े स्टडीज हुई, उसमें क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी बड़ी सपोर्ट दी गई, पेट्रनाइज किया गया, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, कैसेट्स मार्केट की गई। तो वो बड़ा एक पॉजिटिव था। तो कमिंग बैक 77 के बाद बड़ी एक बड़ी बड़ी एक डार्कनेस हो गई। तो उसमें बहुत लोग, बहुत बहुत सारे लोग डिसहार्टन हो गए। और म्यूजिक का जो अब सीन है, वो आप कह सकते हैं 85 के बाद जो अब हम देख रहे हैं, वो यही है कि स्लोली स्लोली जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, वो फेड आउट हो रहे हैं। उसमें हर जॉनर सफर कर रहा है। उसमें आप कवाली ले लें, फिल्म म्यूजिक ले लें, क्लासिकल ले लें, गजल गायकी ले लें, वो उतना वो मयार नहीं रहा है जितना एक मयार वो था। और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक सिनारियो है, जो कि मतलब ट्रेडिशंस थे, तलवंडी घराना एक दुर्पत का था, हरियाणा घराना था, ये घराने सिस्टम जो है ये बड़े एक इनका एक अभी ब्रेकिंग पॉइंट तक ही है। तो यही है, लेकिन कुछ खुश एन कुछ स्टेप्स कुछ फॉर्म हुए हैं डेटली, ये 5-6 साल से, जो कि पेट्रनाइज कर रहे हैं म्यूजिक को। उसमें आप कह सकते हैं तहजीब फाउंडेशन है कराची की, हस्तोनीस्त है, इन्होंने बड़ी एक 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 अच्छे इकदामात लिए हैं, यू नो, टू टू कीप द कल्चर अलाइव एंड गोइंग। एपीएमसी कराची है। तो ये कुछ है, कुछ जो सीन है म्यूजिक का, वो आज यही है। काफी स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी म्यूजिशियंस परसिवियर कर रहे हैं इस माहौल में, इस हालात में। क्लासिकल हो रहा है, गजल हो रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही है, लेकिन लोग कर रहे हैं, और उनको हमें इंकरेज करना चाहिए। मेरे ख्याल दैट्स इनफ। मैं, और कोई क्वेश्चंस हैं तो जो। हाँ साकिब, थैंक यू फॉर द, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने पूरा एक ओवरव्यू दिया। मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो इस हवाले से आ रहा है कि
म्यूजिक एक की जो टेक्निकलिटी है या कह लें उसकी जो तदरीज है या उसकी जो इल्म का ट्रांसफर है वो एक नेशन के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक है इट अंडरलाइज ऑल फॉर्म्स। चाहे आपने नात पढ़नी है, आपने हम पढ़नी है, कवाली करनी है, पॉपुलर म्यूजिक करना है, इवन टुडे मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलर म्यूजिक इज स्टिल रूटेड इन क्लासिकल। इस एंगल से आप इसका जो लॉस हमें होने वाला है इन टर्म्स ऑफ आवर नेशनल, आप कह लें, आइडेंटिटी एंड आई मीन इट्स इजंट इट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी? बिल्कुल तैमूर भाई, एथ्नोम्यूजिकोलॉजी जो मैंने स्टडी किया था उसका यही एस्पेक्ट है कि जो सोसाइटी है ना, जो सोसाइटी का माहौल है, उसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो हम म्यूजिक सुनते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, आप नोट करेंगे आजकल की जो म्यूजिशियन हम सुनते हैं, सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली उनके गाने बजाने में आपको अग्रेशन दिखेगा, आपको एक वायलेंट स्ट्रीक काफी म्यूजिशियंस में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के एतबार से वो आप दिखेगी। वो क्यों दिखेगी? क्योंकि जो सोसाइटी जो का जो बिहेवियर है, जो कि वो अब सोसाइटी का उठना बैठना, म्यूजिशियन तो बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको कितना मतलब वो इम्पैक्ट करता है। तो उस बड़ा एक जरूरी है कि सोसाइटी भी बड़ी स्टेबल हो, बड़ी काम हो, इकोनॉमिक हालात अच्छे हो, सोशल हालात अच्छे हो, और उसमें एक अग्रेशन का आंसर वो कम हो, तो बड़ा एक वो फिर एक हम पॉजिटिव लाइट में हम इसको ले जा सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल है आपका, जो म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम अजान सुनते हैं और जब हम उसकी वो अजान जब हम सुनते हैं, और जब कोई अजान जो है वो रेंडी रिसाइट करते हैं बड़े सुर में, वो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि इसका भी एक राग है, ये भी एक रागनी या राग में कंपोज की गई है। अगर हम उसको राग जो जो मेन जो एक टिपिकल अजान जो दी जाती है, वो हम कह सकते हैं कि राग भैरव में है, इसमें स्ट्रेन जो है भैरवी के भी हैं। लेकिन म्यूजिक जो है ना, हमद में, कवाली में, नात खानी में, सोज खानी में, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं तालीम के, वो बड़े जरूरी हैं। क्योंकि म्यूजिक एक साइंस है। जो आपका जो जो गले से जो आवाज निकलती है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो वॉइस कल्चरिंग का वो एस्पेक्ट है, वो बड़ा एक जरूरी है। वो वो आ, वो एक ठीक करवाना, और वो बड़ा जरूरी है। ये मैं अग्री करता हूँ आपसे। यानी कि एज ए नॉलेज फील्ड इट शुड बी चेरिश्ड एंड आल्सो आई मीन इस तरह से ना। यानी कि देखिए, आपको पता है इजिप्ट में जो किरात होती है, जो आपने अगर तजवीद तो आप सीख लेते हैं, मगर किरात के लिए वो पहले म्यूजिक स्कूल भेजते हैं, क्योंकि क्या? वो लोग जोड़ते हैं कि हजूर का ऑर्डर है कि जो अरबों के राग हैं या तरीक़ाकार है उस पे आप करें। तो उसको वो लोग मकामात कहते हैं, हम लोग राग कहते हैं। तो वो भी सीख के ही सही। आता है या सुन के आता है। जैसे ये मेरा तो सवाल हो गया, ये हाजिरा कुरैशी साहिबा ने टाइप किया है, अगर आपको नजर आ रहा है, या मैं पढ़ दूं क्वेश्चन? आप मुझे पढ़ दे, मैं हाँ, देखता हूँ। ये लिखा है, क्वेश्चन व्हेनेवर कन्वीनियंट प्लीज, हाउ आर वी एनी ऑर्गेनाइजेशंस इम्पैक्टिंग पब्लिक पॉलिसी टू इंश्योर दैट वी डोंट लूज टच विद दिस विरसा? ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन प्रॉब्लम हाजरा वो ये है, आइडियाज तो बहुत हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब तैमूर भाई के पास बड़े आइडियाज हैं, हमने बड़े शेयर किए आइडियाज, लेकिन इसको हम पब्लिक डोमेन में कैसे लाएं, और इसको हम वो कैसे लाएं कि मैस, मतलब जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, जो मैस पॉपुलेशन है, वो इसको अडेप्ट करें। मतलब हस्तो नीज तक चला लेना या तहजीब फाउंडेशन चला लेना, 5-6 सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोशिश कर रही हैं कि ये विरसे को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे प्रोपगेट कर सकें। लेकिन इनफ नहीं है ये। हमें ये करना चाहिए कि प्राइवेट जो पेट्रनेज है, मेरा तो ये आइडिया है कि 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस हों
10-12 जैसे लोग हों एक एक ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हर महीने कुछ पैसे डालें, ऑर्गेनाइज करें प्रोग्राम्स या लेक्चर्स या डेमोन्स्ट्रेशंस, तो उसी से ये बचाव हो सकता है। क्योंकि बहुत प्रीवियसली बहुत ये एक आर्ग्यूमेंट हुई भी है, म्यूजिशियंस ने भी बड़ा डिस्कशन की हुई कि एक एकेडमी चाहिए, एक नेशनल एकेडमी चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। गवर्नमेंट अब जो है ना, जो गवर्नमेंट है वो हमें अब उस पर नहीं है, मतलब कि 70 साल हो गए, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। गवर्नमेंट ने तो बहुत कम ऐसे इकदाम लिए हैं कल्चर के एतबार से। तो यही कि ओनस इंसान ले ले, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ले ले कि यार इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, मैं अपने एतबार से ही कुछ करूं कि टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कल्चर। मेरा तो ये ख्याल है। जी सवाल है नबील का, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हाजरा, अच्छा ये हाजरा को जवाब दे रहे हैं कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशंस के कोई हुकूमत से हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के नहीं। बस हुकूमत का मैंने रिसेंटली 2-3 साल पहले सुना था कि कल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है, कल्चर पॉलिसी। अब वो क्या हो अच्छा। रही है वल्लाह आलम, उसका भी लग रहा था ज्यादा फोकस टूरिज्म पे है, यानी कि ये सेंस ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितना अहम है। इस हवाले से साकिब साहब एक जो बात यहाँ चल रही है और आपसे भी शायद हुई है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हम लोग जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मे बी दैट इज व्हाट वी नीड टू tap into also to offer them uh, introductory sessions on music. तैमूर भाई, अगेन मैं ये कहूंगा, इतना इम्पोर्टेंट है स्कूल्स में म्यूजिक का जो है ना वो एज अ कोर्स, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ये हैं कि मैं ऑनेस्टली बीइंग अ म्यूजिशियन, मेरे बच्चे भी गा बजाते हैं और प्रैक्टिस अभी छोटे को कर, दोनों ही नीचे रियाज पर लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट पॉवर्टी और एजुकेशन पर फोकस करे या लोगों की हेल्थ पर फोकस करे या म्यूजिक पर फोकस करे। अब मैं बीइंग सेल्फिश, मैं भी ये कह सकता हूँ नहीं नहीं म्यूजिक पर वो फोकस होना चाहिए, नहीं। मेन प्रायोरिटी है कि लोगों की जो लाइवलीहुड्स हैं, लोगों को एजुकेशन मिले, अच्छी सेहत मिले, चले 3 वक्त का खाना नहीं 2 वक्त का खाना मिले। मतलब गवर्नमेंट क्या करे? मैं पहले, मैं भी जब मैं छोटा था बच्चा था, मैं भी कहता यार गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। गवर्नमेंट के पास और मसाइल हैं टू एड्रेस। म्यूजिक शुड बी लाइक ऑन द 5th और द 6th। या कल्चर जो है मेरे ख्याल के मुताबिक, सॉरी मैं इवन दो मैं कल्चर का ही बंदा हूं, लेकिन मैं उनकी भी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। मैं आपको मिसाल देता हूं यूके की। जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, जो दरमियान वाला है, उनका म्यूजिक 2 साल से म्यूजिक डिपार्टमेंट ही बंद हुआ है। मतलब यूके गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, जो कि एक सेंटर है कल्चर का, कि वो म्यूजिक ऑफर कर सके ओ लेवल के वो के ग्रेड पर वो म्यूजिक। तो इधर खुद यूके में मिसाइल है, विच इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो पाकिस्तान तो दूर की बात है मेरा ख्याल। गुड। अच्छा ये जी फरीद साहब का एक सवाल है, आई सी अ सर्टेन रेनेसांस और रिवाइवल ऑफ बेटर म्यूजिक इन पाकिस्तान सिंस अ डेकेड और सो as a retaliation to the decade of terrorism we saw. Can you comment upon this? Do you see it like that? मैं बिल्कुल इस पर अग्री करता हूं। ये 10 सालों में अगर हम एनालाइज करें, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हुए हैं कल्चर के एतबार से। स्पेशली वो जो दौर था मुशर्रफ साहब का, उन्होंने नैपा खोला, स्टार्ट किया, जो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसमें म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, थिएटर भी है। और उन्होंने जो क्रीम ऑफ द क्रीम जो थी फैकल्टी, उसमें वो लोगों को चांस दिया और वो बड़ा एक अभी भी फ्लरिश वो कर रहा है। उसके बरअक्स ऑर्गेनाइजेशंस के एतबार से तहजीब फाउंडेशन शुरू हुआ। उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल्स वो करते हैं। पीरजादा फैमिलीज, उन्होंने एक अपना वो एक रेस्टोरेंट या एक म्यूजियम पपेट्री का खोला, उसमें उन्होंने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी करवाए। उसमें उसके बरअक्स लाहौर म्यूजिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो शुरू हुई 2010 में। हस्तोनीस शुरू हुई, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कराची में शुरू हुआ। और एक और सोशल मीडिया के एतबार से बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं जो शुरू हुए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यूट्यूब एक चैनल है ड्रीम जर्नी, वो जरूर देखें, क्योंकि वो बिल्कुल कैप्चर कर रहे हैं
जो पाकिस्तान का कल्चर है उसमें आपको क्लासिकल भी मिलेगा, गजल भी मिलेगी, कवाली भी मिलेगी। तो ड्रीम जर्नी जरूर आप लोग, अगर आपने नहीं देखा है वो जरूर चैनल यूट्यूब पर देखिएगा। फेसबुक पर काफी पेजेस हैं। तो एक तरवीज तो हो रही है, लेकिन इसको हमें जो नहीं कोलेट करना है, और हमने फोकस ये करना है कि जो मयार है ना जो म्यूजिक का, वो कायम रहे। वो क्या रहे, वो कायम है नहीं है, वो एक और एक डिबेट है, वो एक और हम सेपरेट एक एक डिस्कशन वो कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्युटली कंप्लीटली एग्री के वो है पॉजिटिव्स, वो बहुत हुए हैं पिछले 10-15 साल से, एब्सोल्युटली। कि अब नई नस्ल के और अच्छे घरों के बच्चे बच्चियां बहुत आ रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान। आपके अपने बच्चे जैसे माशाल्लाह सीखते हैं, कभी मेरे भी बच्चे होंगे उनको भी हम सिखा देंगे, भाई सबके बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मुस्तकबिल जो है वो कैसे कहते हैं ताबनाक है, वो तो है, काफी लोग सीख रहे हैं, अच्छा रहेगा। अब नबील मियां, मैं आपको एक मेरी मिसाल देता हूँ। मतलब मैं ना, मेरी पैदाइश जो है यूके की थी। मेरे ख्याल में पहली दफा होश में पाकिस्तान में गया हूँ जब मैं 20-21 साल का था। मैं पाकिस्तान से पहले होश में नहीं गया, मतलब 3-4 साल का था। तो मेरे में ना पेरेंट्स ने शुरू से एक डाला होता है पाकिस्तान की मोहब्बत, एक आर्ट और कल्चर की मोहब्बत। फिर मुझे तबला सिखाया गया, तो मैंने सोचा ये, मैंने कहा हम लोग जो है ना बातें करते हैं कल्चर को कैसे सेव किया जाए, क्या कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक तहिया किया बचपन में। मैंने कहा मेरे जो बच्चे होंगे ना, मैंने उनको फोर्स करना है, मतलब टू बिकम म्यूजिशियंस। तो मैंने बच्चे को यही एक बड़े वाले को सरोद सिखवाया, वो माशाल्लाह अभी कराची में परफॉर्म करके आया है, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। दरमियान वाला सितार बजा रहा है। तीसरा जो मेरा बच्चा 8 साल का, उसको मैंने एक बड़ा एक वो एक्सटिंक्ट हो चुका है इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में, तो दिलरुबा, वो शुरू करवाया हुआ है। कि हम बात तो करते हैं कैसे कर किया जाए कल्चर से, लेकिन द बेस्ट मेरे ख्याल वेज टू स्टार्ट विद इन आवर ओन होम्स। मतलब खुद हम कुछ सीखें, जैसे आप तबला सीख रहे हैं, तैमूर भाई गाना गा रहे हैं, तो इससे गाना सिखाते भी हैं, गाते भी हैं। तो ये बड़ा एक जरूरी कि हम खुद भी खुद ही एक इनिशिएटिव लें सेल्फ से और इसकी तरवीज करें। तो इसमें बड़ा एक बेहतरी से बेहतरी आएगी। नहीं, नो प्रॉब्लम। और मैं पहले एक्चुअली माजरत खाऊं, लिटरली ना, मैं ये पार्टिसिपेंट्स को मैं ये कहूंगा, मैंने पास 5 मिनट में ही ये प्रिपेयर वो किया है। तो मैं बड़ा एड हॉक होगा, बड़ा इधर से उधर जा रहा हूँ, इसी इतना डाइवर्स ये टॉपिक है। और मैं यही कोशिश कर रहा था कि कोई जितने मैं लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकूं, आर्टिस्टों को या जॉनर्स को, वो इसमें आए। बड़ा मुश्किल था ये 30-40 मिनट में इसको समराइज। और बस यही मैं कहूंगा। लेकिन बाय ऑल मीन्स आप सब, अगर आपके पास कोई सवालात हो तो बाय ऑल मीन्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैमूर भाई के पास मेरा कांटेक्ट है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू साकिब, थैंक यू एवरीबॉडी एल्स। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।